हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड लेक्चर। ठीक है। इस लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। ठीक है, तो आइए कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ पहले समझते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। देखो, कूलम्ब्स लॉ जब भी दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हो, स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है कि रेस्ट में दो चार्ज को हम रखते हैं तो क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स लगता है। ठीक है, तो दोनों के बीच फोर्स लगता है तो फोर्स कितनी लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, ये कूलम्ब्स लॉ बताता है। ठीक है, क्या बताया, फिर से बता रहा हूँ कि जब दो पॉइंट चार्ज को हम रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पर हम उसको रखते हैं तो होता क्या चीज़ है, दोनों के बीच फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स लगता है, किस तरह का फोर्स लगता है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव नेचर का या रिपल्सिव नेचर का। दोनों सेम चार्ज होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। और दोनों अलग अलग चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब देखो, अब क्या है, जो फोर्स लग रही है वो कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स लगेंगे। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता होना चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कूलम्ब्स लॉ बताते हैं इसके बारे में। कूलम्ब्स लॉ बताते हैं कि जो फोर्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, मतलब ये जो चार्जेज है, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, मान लो एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। तो अब होना क्या है ना, फोर्स लगता है, ये फोर्स Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो R है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चार्ज की कितनी मैग्नीट्यूड है उसकी प्रोडक्ट करेंगे, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो क्या बनेगा, इसको कंबाइंड करने के बाद ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाएगा, है ना। हम इस सिंबल को हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो सिंबल होता है उसको हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कोई भी कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट कैसा आएगा, ये के कांस्टेंट क्या आया। ठीक है, अब तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R², ये रट जानी चाहिए, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, तो यहाँ से हमने के Q1 Q2 बाई R² का वैल्यू पता कर लिया। तो देखो, Q1 पता होगा क्योंकि यहाँ के चार्ज पता होगा, दूसरा चार्ज भी पता होगा। ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस वो भी पता होगा। ये के क्या है, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू की बात करें तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इस के को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो के को तुम सिंपल कांस्टेंट समझेंगे, कूलम्ब कांस्टेंट बोल दो। ठीक है, तो ये अपने को कूलम्ब्स ने बताया। कूलम्ब्स क्या बताया कि दो चार्ज रखे रहेंगे, दो पॉइंट चार्ज, पॉइंट ध्यान देने वाला थे, पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज होनी चाहिए तभी कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, स्मॉल चार्जेस समझ सकते हो, इन्फाइनिटेसली बहुत छोटा चार्जेस होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, समझ रहे होंगे आप। तो दो पॉइंट चार्ज को हम एक डिस्टेंस पे रखेंगे, किसी डिस्टेंस पे हम रखते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बीच फोर्स लगता है। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, के Q1 Q2 बाई R², के Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, के का वैल्यू निकाल लेंगे, पता है, याद रख लेंगे इसको, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर्स तो लग रहा है, फोर्स की मैग्नीट्यूड पता कर लोगे, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो देखो, फोर्स का डायरेक्शन पता हो कैसे है, तो कूलम्ब्स ने बताया था कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इसकी डायरेक्शन इस आर के अलोंग ही होगा। ठीक है,
दो पॉइंट चार्जेज है तो दोनों के बीच ये लाइन बनेगी, इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मान लो एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, ठीक है, इसके बीच का इस तरह से लाइन बनेगा, तो ये लाइन के अलॉन्ग ही होगा यदि दोनों सेम चार्ज है। Q1 है प्लस का, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव होगा तो देखो इस लाइन के अलॉन्ग ही है, इस लाइन के अलॉन्ग ही है, ऐसे नहीं लगेगा कि इधर की ओर फोर्स लगेगा, ये नहीं लगेगा। कूलम्ब्स ने बताया उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा। यदि एक प्लस है यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता है, इस पर अट्रैक्टिव, मतलब इसको अपने तरफ फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। इस तरह से कूलम्ब्स ने मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो आप इसको देखोगे तो देखो फोर्स है, ये एफ है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा आपने, के Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो डायरेक्शन चाहिए, ये तो मैग्नीट्यूड तो हम लिख लिया, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन हम क्या करते हैं सर, आर के अलॉन्ग ही होगा, तो मतलब हम इसको आर कैप लिख देते हैं, ठीक है। क्या होगा, आर कैप लिखिए। वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा, आर के अलॉन्ग ही होगा, अभी बताया आर के अलॉन्ग ही होगा, ठीक है, आर के अलॉन्ग ही होगा। तो आर के अलॉन्ग होगा तो क्या करेंगे, हम आर कैप लिख देंगे, एक यूनिट वेक्टर डाल देंगे, आर वेक्टर डालेंगे, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे डिपेंड करते हैं, आर कैप से, तो आर कैप में डालिए। तो देखो अपने को आर कैप पता हो जाए तो क्या ये वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो आर वेक्टर, आर कैप कैसे फाइंड करेंगे, चलो अगले स्लाइड में हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे देख लो, यहाँ प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है। प्लस Q1 चार्ज कहाँ पे रखा है, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, जहाँ से R1 वेक्टर बना है, देख रहे हो, ओरिजिन से हमने एक वेक्टर बनाया जिसको हमने R1 बोला। प्लस Q2 वेक्टर कहाँ पे, बी पॉइंट पे रखा हुआ है, जिसको हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, R2 वेक्टर से, ठीक है, जिसको हमने R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। तो R1 वेक्टर प्लस Q1 चार्ज को रिप्रेजेंट किया R1 वेक्टर से, प्लस Q2 चार्ज को रिप्रेजेंट किया R2 वेक्टर से। लेकिन क्या R1 चाहिए, क्या R2 चाहिए, क्या नहीं सर, फोर्स निकालने के लिए हमें दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए। मान लो एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए। दूसरा डिस्टेंस से क्या मतलब है, हमें बिल्कुल ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या होना चाहिए, अपने को यहाँ पे देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस है, इसको मैंने आर समझा, क्या बोला, इसको मैंने आर वेक्टर है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये आर वेक्टर है, ये R1, ये R2 और ये जो है इसको हमने आर वेक्टर माना। अब क्या है, यही वेक्टर अपने को पता होना चाहिए, डिस्टेंस तो वही है, के Q1 Q2 बाय R², जो R चाहिए वो क्या होगा, ये चाहिए। अब ये चीज़ तो पता नहीं अपने को R1 पता है, R2 पता है, ठीक है। तो R1 R2 के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लगाते हैं यहाँ पे वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, ठीक है। वेक्टर का ट्रायंगल लॉ क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है। तो मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या समझ, ए प्लस बी इक्वल टू दिस वेक्टर, इसको आर मान लेते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर वेक्टर, क्योंकि पहले के हेड पर दूसरा का टेल है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यहीं पर यहाँ पर भी वही है, R1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ए का, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर बी का, ठीक है, ये चीज़ है। और हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा के हम ये वेक्टर निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे R1 प्लस आर, R1 प्लस आर इक्वल टू R2, R1 प्लस आर इक्वल टू R2, ठीक है। यहाँ से R निकालना है हमें, R से मतलब है, ठीक है, R से मतलब, तो R निकालोगे तो क्या बनेगा, R2 माइनस R1, यहीं से देखो R2 माइनस R1 को साइड लगे माइनस में आ गया, तो R वेक्टर निकल गया, R2 माइनस R1। अब देखो फोर्स कैसे निकालना है, फोर्स कैसे निकालना है, दो चार्ज को रखोगे, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है,
ये वाली चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाली चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये वाली चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाली चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। तो ये भी पता हो जाए कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, ठीक है। तो पहला पर फोर्स लगे, पहला पर फोर्स लगे तो क्या हो, F1 किसने लगाया, दूसरा ने लगाया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ऐसा जब पहला पर फोर्स लगे, किसने लगाया, दूसरा ने, दूसरा ने फोर्स लगाया पहला पर, तो हम लिखेंगे इसको F12, ठीक है। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, F12। उसी तरह से दूसरा पर फोर्स लगेगा तो क्या लिखेंगे, F21, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 किसके चलते, 1 के चलते, 1 के चलते, तो F21। तो हम ये चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं। अब ये फाइंड करोगे तो देखो क्या है, ये वेक्टर क्या है, यहाँ से ये वेक्टर आप देख रहे हो R1 वेक्टर, और ये पहला चार्ज है, इसको इस तरह से समझो आप, ये है, ये मान लो पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज है, तो ये दूसरा है और ये पहला है, ठीक है। तो पहला दूसरा पर कैसे चार्ज लगाएगा, यदि रिपल्सन है तो पहला इस तरह से चार्ज लगाएगा, लगाएगा ना, लगाएगा इस तरह से चार्ज। इसका मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरह से लगाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को तुम पहला पर लगाओगे, ये पहला था दूसरा था, ठीक है, इस पर लगा दे तो कैसे लगता फोर्स, ये पहला है ये दूसरा है, हमें निकालना है F12। तो कैसे बनेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि सेम चार्ज है, तो ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, है ना, ये इस तरह से फोर्स लगाएगा। तो आप समझ रहे हैं फोर्स 1 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स 2 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या निकाला है हमने निकाला यहाँ से फोर्स 2 1, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से हम देखेंगे फोर्स 2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फार्मूला क्या होगा, K Q1 बाय R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इसलिए R21 का स्क्वायर। इसमें आप देखोगे F12 क्यों लिया, तो देखो यहाँ पर है ना 2 पर फोर्स लगाया, देख रहे हो 2 के तरफ एरो है, 2 के तरफ एरो है, ठीक है, 2 के तरफ एरो है, इसका मतलब फोर्स ऑन 2 किसके कारण, 1 के कारण। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पे हमने इस तरह से लगाया। अब क्या इसको, तो F21 जो निकाले हैं, तो ये वेक्टर क्या है, R21 है, ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, R21 को कैसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखोगे तो क्या निकाला, K बाय R21 का स्क्वायर। अब R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर है, R21 यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जरा यूनिट वेक्टर को जान लेते हैं। यूनिट वेक्टर जो होती है इस तरह से होता है, R यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। जब भी यूनिट वेक्टर निकालना होगा, ए यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो क्या करते हैं, ए का वेक्टर ले लो और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो अपने को आर वेक्टर चाहिए, तो आर वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, आर वेक्टर जो है वो वेक्टर ले लो, आर वेक्टर चाहिए ना अपने को, आर वेक्टर चाहिए तो क्या हो चाहिए, आर वेक्टर है यहाँ क्या, R2 माइनस R1, तो हमने R2 माइनस R1 ले लिया। देखो आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 है तो हमने R2 माइनस R1 ले लिया। उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया तो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। तो देखो आर कैप निकल गया, हमें आर कैप चाहिए था ना, कैसे, F इक्वल टू क्या लिखा था, K Q1 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप चाहिए था डायरेक्शन के लिए, ये तो इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन है। तो आर कैप निकालने के लिए क्या चाहिए सर, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर तो हमने यहाँ से ट्रायंगल लॉ से निकाल लिया, ये ट्रायंगल लॉ से यहाँ से आर वेक्टर निकाल लिया, जो वेक्टर निकाला उसी का मैग्नीट्यूड हमने दे दिया, तो बन क्या गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर हम रख देंगे, अपना क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, K बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का पावर 2 है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का पावर 1 है, तो मैग्नीट्यूड का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड का पावर 3 कर दिया, ठीक है। K बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ वेक्टर है ही R2 माइनस R1, ठीक है, ये वाली वेक्टर यहाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और R2 माइनस R1 अभी भी ऐसे ही।
ठीक है, हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से कि जो फोर्स होती है, जो फोर्स कूलम्ब्स लॉ थर्ड लॉ क्या होता है, कूलम्ब का थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बताता है, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। तो हमें F21 जो है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, F21 जो है माइनस F12 हो जाएगा। ठीक है, जो पहला फोर्स है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, जैसे ये बॉडी है दूसरा बॉडी है, ये इस पर फोर्स लाएगा ये इस पर फोर्स लाएगा। कूलम्ब्स लॉ से क्या बोलता है कि इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हमने क्या लगा दिया माइनस। जो फोर्स 2 पे लगेगा वही 1 पे लगेगा लेकिन अपोजिट होगा इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, तो F21 इक्वल टू माइनस F12, तो उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21, F12 इक्वल टू माइनस F21। तो वो वैल्यू हमने F12 निकालना है। F12 मान लो F21 तो हमने निकाल लिया, F21 क्या फोर्स ऑन 2 निकाल लिया, F12 भी निकाल लेते हैं। F12 निकालोगे तो क्या होगा, ये माइनस का माइनस, और F21 यहाँ से निकाले जो हैं ये वाली वैल्यू इसी को रख देते हैं, K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इस माइनस वेक्टर को हम इसमें इंसर्ट करते हैं, इसमें इंसर्ट करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा माइनस R2 अब प्लस R1, ये माइनस को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा माइनस का R2 ये प्लस का R1। ठीक है, तो माइनस का R2 प्लस का R1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो क्या बन गया K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2। ये माइनस कहाँ से चला गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो क्या बन गया ये माइनस का R2 ये प्लस का R1। ठीक है, तो R1 माइनस R2 बन गया। इसको आप इस तरह से भी एक और अच्छा से लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का मॉडुलस लिया है, इस मॉडुलस का क्यूब लिखा है, तो मॉडुलस का जो होता है ना R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1, यहाँ तक भी सही है। आप इसको और अच्छा से लिखना चाहिए, जैसे ऊपर में R1 माइनस R2 है, इसको आप R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस लगा होता है तो R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1 लिखो, वैल्यू सेम होती है। तो हमने यहाँ पे R1 माइनस R2 लिख दिया। ठीक है, तो फाइनली अपना आंसर यहाँ पे R1 माइनस R2 लिख दिया। क्या निकला यहाँ से F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ठीक है, और वेक्टर यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ में। आप प्रैक्टिस करके खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या चीज़ है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम यहाँ समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q3 चार्ज रखा हुआ है, और ये बीच में यहाँ पे Q4 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तब होता क्या है, ये जो Q4 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इस पर सब लोग फोर्स लगाएंगे, Q1 भी लगाएगा फोर्स, Q2 भी लगाएगा फोर्स, Q3 भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्या बोला हमने, Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि मान लो बहुत सारे चार्जेज हैं। ठीक है, अब कोई एक चार्जेज पर कितना फोर्स लगाता है तो हम क्या करेंगे, सभी के द्वारा अलग अलग फोर्स लगाया जाएगा, ये भी अपना फोर्स लाएगा, ये भी अपना फोर्स लाएगा, ये भी फोर्स लाएगा, जितने भी चार्जेज हैं वो सारा इस पर फोर्स लाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पर नेट फोर्स कितना लाएगा, Q4 पे नेट फोर्स कितना लाएगा, तो ये हम इसको सारे फोर्सेस को वेक्टर सम कर देंगे, सारे फोर्सेस को वेक्टर सम कर देंगे। इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा, इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा, इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा, सभी का वेक्टर सम कर देंगे। जो वेक्टर सम आएगा वही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि सभी के द्वारा इंडिविजुअल फोर्स लाएगा। ठीक है, और सारे इंडिविजुअल फोर्स को आप वेक्टर सम कर दो, वो नेट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट आप देखोगे तो क्या है, when a number of charges are interacting, when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is vector sum of the forces। टोटल चार्ज, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्ज इंडिविजुअली। ठीक है, सभी के द्वारा जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी को आप वेक्टर सम कर दो। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझो। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है सभी के द्वारा फोर्स लगेगा,
सभी फोर्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐसे एडिशन, सिंपल एडिशन नहीं, वेक्टर वाले एडिशन, वेक्टर एडिशन कर देंगे सभी फोर्स को। यहाँ से के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तीनों फोर्स निकाल के फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तीनों का। तीनों क्या 10 होंगे तो 10 का करेंगे, जितने भी होंगे उतने का वेक्टर सम करेंगे और नेट फोर्स यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे आप देखोगे तो F41 है। F41 क्या समझते हो आप, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, मतलब 1 के द्वारा फोर्स लगना। तो ये मान लो ये R41 हुआ, तो के Q1 Q4 बाय R41 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर किसका, R41 का। उसी तरह से F42, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 के द्वारा लगा, तो के Q2 Q4 बाय R42 का होल स्क्वायर R कैप। ठीक है, R42 कैप। ठीक है, उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से हम सारा फोर्स निकालेंगे और सारे का वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम है, यहाँ पे वेक्टर सम है, वेक्टर सम कर देंगे तो ये हमारा नेट फोर्स फोर्थ वाली चार्ज Q4 पे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज सुपर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। ठीक है, अब आते हैं आगे। एक यहाँ पे क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और कॉमन क्वेश्चंस हैं। इस तरह क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कई बार पूछे गए हैं, अब तो बोर्ड में भी काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या बता रहा है, इफ़ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन, इफ़ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस। ठीक है, इफ़ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है Q, टू इक्वल चार्जेस Q, सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। देन द वैल्यू ऑफ Q इज, देखो सिंपल से क्या बताता है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी Q चार्जेज है, यहाँ पे भी Q चार्जेज है। इफ़ ए चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, एक स्मॉल Q इसके सेंटर पे रख देते हैं। अब ये चार्ज रखने से देखो पहले फोर्स लग रहा था इन दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे ये रख दोगे तो क्या अलग से फोर्स लगेगा, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो रखोगे तो अभी भी इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। किसी भी चार्ज पे क्या है, नेट फोर्स जीरो है। तो कौन सा ये चार्ज होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम इस कोई भी चार्ज पे हम क्या करेंगे, सारा का सारा फोर्स जीरो कर देंगे, सारा का जितने भी फोर्स लगेंगे वो जीरो कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, मान लिया ये पहला चार्ज Q है, ये दूसरा चार्ज वो भी Q है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तीसरा चार्ज स्मॉल Q को मैंने सेंटर में रख दिया। ठीक है, इसके दोनों के बीच का, दोनों चार्ज जो 1 चार्ज और 2 चार्ज है, इसके बीच का दोनों डिस्टेंस कितना है, 2x, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो ये कैपिटल Q और स्मॉल Q, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो, x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल x है ना। तो ये x और ये x दोनों मिला कितना होगा, 2x हो गया। हम क्या कर रहे हैं, पहला ये जो फोर्स है, ये जो चार्जेज है, इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों, क्योंकि बताया है इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम, किस में, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर क्या होना चाहिए, जीरो। आप किसी भी चार्ज पर निकाल लेना, पर इस फोर्स पे मत, इस चार्ज पे मत निकालना। इस चार्ज पे निकालोगे तो होगा क्या कि ये Q ही कैंसिल हो जाएगा, और Q कैंसिल हो जाएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, यहाँ भी जीरो होगा चार्ज, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। तो आप या तो इस पे निकालो या फिर इस पे निकालो। हम इस पे निकालेंगे या फिर इस पे निकालेंगे। चलो हम इस पे 1 पे निकालते हैं, आप किसी पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ 3 पे भी आप बोलोगे 3 पे क्यों नहीं निकाले, आपने बोला कोई भी चार्ज फोर्स जीरो होगा, हाँ निकाल सकते हो 3 पे, लेकिन Q कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और Q कैंसिल हो जाएगा तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा है Q का वैल्यू, और पूछ रहा है Q का वैल्यू, और ये बचा ही नहीं इक्वेशन में, तो कैसे निकालोगे। तो आप 1 पे निकालो चाहे 2 पे निकालो। ठीक है, तो 1 पे निकालोगे तो क्या होगा, आप 1 पे निकालेंगे तो इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो ये वाली चार्जेज है 1 वाली चार्जेज, इस पे कौन कौन सा चार्ज लगेगा सर, एक तो स्मॉल Q मतलब जो 3 वाली चार्जेज है वो लगाएगा, और 2 वाली चार्जेज लगाएगा। ये भी फोर्स लगाएगा अपना, और ये भी लगाएगा, किस पे, 1 पे। 3 भी लगाएगा और 2 भी लगाएगा। तो ये दोनों के कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितने बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। एक तो 3 भी लगेगा, एक 2 भी फोर्स लगेगा, किस पे, 1 पे, और नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, जीरो।
ठीक है, ये लगना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। तो यहाँ से हमने क्या देखा, F13 प्लस F23, अब समझ में आ रहा होगा F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, मतलब तीसरा के कारण 1 पे फोर्स लग रहा है वो, प्लस फोर्स ऑन 1, यहाँ पे लिखिए 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सॉरी, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लिखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो आप ये देखोगे तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इस पर 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, 3 कितना फोर्स लाएगा, तो आप देखोगे जो 3 लाएगा फोर्स कितना, के पहला का चार्ज दूसरा का चार्ज, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है, आप इसको a मान लीजिए, ये भी a मान लीजिए, ठीक है, सॉरी ये 2a हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, x नहीं, क्वेश्चन में हमने a मान लिया है, इसको भी आप a माने, इसको a माने, तो a और a, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। तो क्या होगा, k q कैपिटल Q अपॉन में a स्क्वायर, किसके कारण, तीसरे के कारण, ठीक है, प्लस प्लस दूसरा कितना लगाएगा फोर्स, दूसरा लगाएगा सर k पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन में डिस्टेंस कितना है इस बार, ये डिस्टेंस 2a है, ठीक है, तो 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये a है, ये भी a है, ठीक है, ऐसा मान। तो इस बार फोर्स कितना लगेगा, पहला पर फोर्स लगाएगा, पहला पर फोर्स लगाएगा, एक तो ये भी फोर्स लगाएगा, एक ये भी फोर्स लगाएगा, जो ये लगाएगा तो इसमें कितना डिस्टेंस है, ओनली a डिस्टेंस है, देखो पहला से तीसरा तक का डिस्टेंस a है, तो डिस्टेंस तो a पता हो गया। मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, प्रोडक्ट करोगे तो एक का q एक का स्मॉल q, तो q इंटू स्मॉल q, q इंटू स्मॉल q, ठीक है, तो k क्यू क्यू बाय a स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो ये दूसरा जो चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस 2a, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, और पहला पर लग रहा है ना फोर्स, तो पहला का चार्ज कैपिटल Q और दूसरा का चार्ज कैपिटल Q, तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, ठीक है, ये कर दिया। तो यहाँ से आपने देखा तो क्या किया, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली चार्ज को हम इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का है तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्यू से कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ से, यहाँ पे स्मॉल क्यू बचा, ठीक है, और यहाँ पे बचा माइनस क्यू बाई 4, तो क्यू का ही वैल्यू तो चाहिए था, तो क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 आ गया, ठीक है, क्यू का वैल्यू कितना निकला यहाँ से माइनस क्यू बाई 4, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो आप इसको और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करके आइएगा, ठीक है, होमवर्क के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और कल को हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको करके आइएगा और ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन।